हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट बायोलॉजी क्लासेस। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ यहाँ पे अवेलेबल हूँ। नीट बायोलॉजी के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर किसी भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए एक बेसिक कंसेप्ट है। उन्हें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे होती है, क्यों हुई और क्या ज़रूरत थी इसे होने की। ये सब ज़रूर पता होना चाहिए। अगर हमें क्लासिफिकेशन पता होगा तो हम आगे फर्दर जो भी टॉपिक स्टडी करेंगे फिर वो अंडरस्टैंड करने में बहुत ही ईजी होगा। तो और इसी वजह से अगर ध्यान दें तो हमारे एनसीईआरटी का दूसरा ही चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, फिक्स क्वेश्चंस आते ही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखें इस वीडियो को, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। मेनली क्लासिफिकेशन वर्ड का मतलब ही क्या होता है, क्लासीफाई करना। यानी हम किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं, यानी किसी बेसिस पे हम उसे डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि अरेंज करते हैं, तो उसे हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं ग्रुप्स में, लेकिन किस बेसिस पे, तो उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे जब हम उन्हें अरेंज करते हैं तो वो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है, इस बात को भी समझना ज़रूरी है। वो इसलिए कि अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें हेल्प मिलेगा उनके बीच में, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है। उसके बाद हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने में ईजी में होगा, इसलिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। एक बेसिक से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन कितना ज़रूरी है। अगर हम अपने घर को देखें, घर में हम बहुत सारे सामान होते हैं, उन्हें हम जगह पे रखते हैं। अगर हम सारे सामान को मेसअप करके रखेंगे तो हमें कितना प्रॉब्लम होगा। एक चीज़ ढूंढनी होगी तो हमें हर एक चीज़ के में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वहीं हम क्या करते हैं, इसी वजह से बुक्स को एक जगह पे रखते हैं, कपड़े जो होते हैं उन्हें अलग जगह पे रखते हैं। हर एक चीज़ का, यानी कि जो बर्तन रखना है हमें उसका अलग जगह होता है। हर एक सामान को हम डिफरेंट प्लेस पे रखते हैं। कहने का मतलब जहाँ बुक्स है तो वहाँ सारे बुक्स रखते हैं, भले ही अंदर में बुक्स के डिफरेंट टाइप्स हो, पर वहाँ पे हम बुक्स रखते हैं। फिर जब वहाँ कपड़े रखते हैं वहाँ पे एक लाइन से कपड़े, ऐसा नहीं कपड़े बुक्स सभी एक में मिला के रखते हैं। क्यों नहीं रखते, बस इसलिए नहीं रखते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, जब हम किसी एक चीज़ को खोजें तो वो हमें आसानी से मिल जाए। तो बस सिंपल सा यही व्यू था साइंटिस्ट लोगों का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने का। अब बात करते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट्स और एनिमल्स का सबसे पहले लेकर के कौन आए थे हमारे सामने, तो एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट्स और एनिमल्स का लाया, और इनका बेसिस क्या था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। यानी कि सिंपल इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के ये क्या की कि क्लासीफाई कर दिए, एक प्लांट्स में और एक एनिमल्स में। पर ये सफिशिएंट नहीं था। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि डिफरेंट, अब तो हम पढ़ते आ गए, अब हम समझते हैं अच्छी तरह से, तो प्लांट्स और एनिमल में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ प्लांट और एनिमल को क्लासीफाई कर देना उनके सिंपल से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख करके, तो इससे हमारा क्या हुआ कि समाधान नहीं हुआ, हम फिर भी हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। फिर लीनियस है, यानी कि कार्लस लीनियस जो साइंटिस्ट है, ग्रेट साइंटिस्ट, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। कहने का मतलब कि ये दो किंगडम में क्लासीफाई किए, एक में रखे ये प्लांट्स को और दूसरे में रखे ये एनिमल्स को। इनका क्या बेसिस था, इन्होंने सभी प्लांट्स और एनिमल को इंक्लूड किया, लेकिन फिर भी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इनके दोनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आए, क्योंकि इनका जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो कुछ इस तरह का था, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स बस दो ही पार्ट में ये डिवाइड किए, और फिर भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स बच जाते तो वो ना कि प्लांट में आए और ना ही एनिमल्स में आए, पर वो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो क्लासिफिकेशन यहाँ भी सही ढंग से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए हम। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, इनके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा था। प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ ऑर्गेनिजम्स को रख दिया गया प्लांट्स में, कुछ को रखा गया एनिमल्स में। और फोटोसिंथेटिक, यानी कि जो प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि ग्रीन एल्गी, और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, ये दोनों ही ऑर्गेनिजम्स, इनके बीच में भी डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो लीनियस का था ये भी सफिशिएंट नहीं था, और ये भी डिस्कार्ड हो गया। इसके बाद आते हैं एक साइंटिस्ट R.H. विटेकर। R.H. विटेकर 1969 में ये प्रपोज किए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि ये 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किए
ऑर्गेनिजम्स को, और यही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रेजेंट डे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उन सभी को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। तो पहला किंगडम इनका क्या है, मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज फंजाई एंड फोर्थ प्लांटी एंड लास्ट एनिमेलिया। ये 5 किंगडम इन्होंने बनाया और इनमें एनिमल्स को यानी कि ऑर्गेनिजम्स को, सॉरी एनिमल्स नहीं, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किए। तो इनका मेन क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का क्या था, इनका मेन क्राइटेरिया था सेल स्ट्रक्चर। कहने का मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म उसका सेल कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इन सभी क्राइटेरिया को वो ध्यान दिए और इसके बेसिस पे इन्होंने 5 किंगडम्स में सारे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किए। ये वही ऑर्गेनिजम्स हैं जो पहले साइंटिस्ट ने सिर्फ 2 किंगडम में डिवाइड किए थे। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे वही सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में रखा गया है। इसका मतलब कि बहुत सारे बात को यहाँ पे ध्यान रखा गया है, जिसकी वजह से कैटेगरी हमारी क्या हो गई, बढ़ गई है। और इन सभी का बेसिस क्या है यानी क्राइटेरिया क्या है, वो ये 5 और 6 क्राइटेरिया है जिन पे इन्होंने वर्क किया और तब ये जाकर के ऑर्गेनिजम्स को फुल्ली क्लासीफाई कर पाए। और यही प्रेजेंट डे में हम स्टडी करते हैं, यही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना होगा RH व्हिटेकर, ईयर भी आपको याद रखना होगा 1969। ये तो बात हुई कि अभी कौन सा क्लासिफिकेशन चल रहा है, जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहा है। क्लासिफिकेशन के पैटर्न को बदलने की ज़रूरत पड़ गई, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ कुछ इश्यूज के बारे में, जैसे कि पहले क्लासिफिकेशन में क्या किया गया था कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेज, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सभी को प्लांट्स में रखा गया। यहाँ पे प्लांट में जितने भी ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, क्राइटेरिया क्या देखा गया, इनका सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं। तो इस क्राइटेरिया, इस बेसिस पे इन्हें रख दिया गया प्लांट में। लेकिन फिर भी देखा यह गया कि इन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में इनमें डिफरेंस देखने को मिली, क्या कि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, सियानोबैक्टीरिया जिन्हें हम बोलते हैं, वो सभी यूकैरियोटिक्स वाले ग्रुप में आ गए। में क्या हुआ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दोनों साथ आ गए। जैसे कि एग्जांपल पे आप देख सकते हैं क्लाइमेडोमोनास और स्पाइरोगेरा, ये मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर का एग्जांपल, लेकिन दोनों को ही एल्गी में रख दिया गया। फिर क्लासिफिकेशन से हुआ क्या कि ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाया कि हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप है जैसे कि फंजाई और ऑटोट्रॉपिक हमारा ग्रीन प्लांट, ये दोनों ही आपको प्लांट्स में देखने को मिला। तो ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। और वॉल का कंपोजिशन भी चेंज है। फंजाई का कंपोजिशन क्या है, काइटिन के बने होते हैं फंजाई के वॉल्स, और ग्रीन प्लांट्स के जो वॉल होते हैं वो सेलुलोज के बने हुए होते हैं। इनका वॉल कंपोजिशन भी डिफरेंट है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफरेंट है, हेट्रोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक है, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर भी है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक भी हैं। लेकिन इस तरह से ये सब इशू को देखा गया और जिसे इन्फ्लुएंस होकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिफरेंशिएट किया गया। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के, जो आपको याद रखनी होगी। ये NCERT बुक खोलेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। यहाँ पे देखा जा रहा है कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन किया गया। तो यहाँ पे क्या सेल टाइप देखने को मिली, जैसे कि सेल टाइप की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक होते हैं मोनेरा, यानी कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स उन सभी को कहाँ रखा गया, मोनेरा में। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स देखने को नहीं मिलते, तो सारे प्रोकैरियोट को मोनेरा में रखा गया। फिर यूकैरियोट, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सभी के सभी क्या है, यूकैरियोटिक है, यानी यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड मिलेंगे। सेल वॉल देखा गया तो मोनेरा में नॉन सेलुलोसिक है, मतलब सेलुलोज के बने हुए नहीं होते हैं। प्रोटिस्टा में सेल वॉल आपको देखने को मिलेगा। फंजाई में काइटिन का बना हुआ होता है, प्लांटी में सेलुलोज के बने हुए होते हैं। और हम जानते हैं कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे ध्यान दें हम, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है, तो ऑब्वियस है मोनेरा हमारे प्रोकैरियोटिक है। अभी मैंने कहा कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, तो यहाँ पे मेम्ब्रेन एब्सेंट है। बाकी सभी में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये सब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स इनके पास होते हैं, तभी ये यूकैरियोटिक कहलाएं। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा का सेलुलर है, यानी कि सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोटिस्टा में भी सेलुलर है। फंजाई में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ये। प्लांटी टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल देखने को मिलेगी। और फिर वहीं जब हम एनिमेलिया या यहाँ पे हम पहुँचते तो यहाँ पे हमें टिश्यू ऑर्गन को ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलती है।
हाई ऑर्डर ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है। नो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। फिर प्रोटिस्टा की बात करें तो ये भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं और हेटरोट्रॉप्स दोनों ही होते हैं। ऑटोट्रॉप्स कहने का मतलब फोटोसिंथेटिक होते हैं, और फंजाई वहीं ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, ये मेनली क्या है, हेटरोट्रॉपिक है। प्लांटे की बात करें तो ये हम जानते हैं कि प्लांट्स जितने भी सभी ऑटोट्रॉपिक है, जिन्हें प्लांटे में रखा गया वो सभी ऑटोट्रॉपिक थे, और फिर एनिमेलिया हम क्या है, हेटरोट्रॉपिक है। तो इस तरह से ये सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफाई किया गया 5 किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स को, और इनके फीचर्स यहाँ पे यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिए गए। ये आपको 1 बाय 1 याद होने चाहिए। चाहे आप इसे जैसे याद करें, बार बार पढ़ के याद करें। समझा मैंने दिया कि यहाँ पे बेसिस क्या है, समझ में आ गया होगा तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। 1 से 2 बार आप इसे पढ़ लें। तो अब हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आपने जाना कि पहले क्या क्लासिफिकेशन था, उसमें क्या इश्यूज आए, फिर उसके बाद हमने देखा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो 5 किंगडम्स है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और अब हम देखेंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होने से हमारे पास क्या है। अब तो फंजाई जो है वो एक सेपरेट किंगडम में रखे गए। किंगडम फंजाई इनका है। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है उन सभी को मोनेरा में रखा गया। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है उन सबको प्रोटिस्टा में रखा गया। प्लांट किंगडम में जितने भी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो कि फोटोसिंथेटिक हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट जिनके पास प्रेजेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे सारे ही ऑर्गेनिजम्स को रखा गया प्लांट में, जिसमें एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आ जाते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है, ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स को एक किंगडम यानी कि एनिमेलिया में रखा गया। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया। तो यहाँ पे आप सेपरेट कर पाएंगे कि अगर आपको फंजाई के लिए एक सेपरेट किंगडम रख दिया गया, किंगडम फंजाई, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स तो मोनेरा में मिल जाएंगे आपको। यूकैरियोटिक है मगर वो यूनिसेलुलर है तो प्रोटिस्टा है वो। प्लांट या प्लांट कैसे हैं, तो यूकैरियोटिक तो है पर वो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो प्लांट्स में मिल जाएंगे आपको। फिर एनिमेलिया किंगडम में आप जाएंगे तो यूकैरियोटिक तो है पर ये हेटेरोट्रॉपिक है, दे आर नॉट ऑटोट्रॉपिक, दे आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, और जिनके और मल्टी सेलुलर भी हैं और जिनके पास सेल वॉल नहीं है, तो ऐसे सारे एनिमेलिया में आ गए। पहले क्या था कि हम लोगों ने देखा था कि क्लैमिडोमोनास और क्लोरेला ये दोनों कहाँ थे, इन्हें एल्गी में रखा गया था, जबकि इनके पास सेल वॉल है। और वहीं पैरामीशियम और एमेवा इन दोनों के पास सेल वॉल नहीं है, इन्हें एनिमल किंगडम में रखा गया था। लेकिन अब ये क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ये क्या है, सभी के सभी एक साथ आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि यहाँ पे यूनिसेलुलर को कंसीडर किया गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को लिया गया, सेल वॉल, सेल लेवल, तो ये यूनिसेलुलर है, इसलिए ये सभी के सभी एक कॉमन किंगडम प्रोटिस्टा में आ गए। प्लांट और एनिमल किंगडम जो है लगभग कांस्टेंट आपको हर सिस्टम में देखने को मिले, मतलब कि नाम चेंज होगा, बाकी डिफरेंट प्लांट किंगडम हमेशा से रहे, बस कैरेक्टरिस्टिक्स उनका जो बेसिस क्राइटेरिया था उसकी वजह से ये 2 किंगडम में तो कभी 3 किंगडम में बंटे रहे हैं। और ये फाइनली हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जिसमें हमें डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे हम क्लासीफाई करके 5 किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिए, क्लासीफाई कर दिए। तो आई होप आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। और अगर फिर भी किसी भी तरह की डाउट रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। इस पे भी फर्दर नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम देखेंगे कि प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई के बारे में। फिर एक वीडियो आएगी जिसमें हम पर्टिकुलरली प्लांट किंगडम को, और एक नेक्स्ट वीडियो अलग से आएगी पर्टिकुलरली डेडिकेटेड एनिमल किंगडम पे होगी। तो इस तरह से 3 वीडियोज़ में, आने वाले 3 वीडियोज़ में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे। और इस चैप्टर से नीट के एग्जामिनेशन में हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये कंसेप्ट भी बहुत ज़रूरी है बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस पे इस तरह के कंटेंट आते रहेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।